हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको सामने नहीं दिखूंगा। आज पीपीटी मोड में है वीडियो। कारण ये है कि कृष्ण जन्माष्टमी थी कल, और कल भारी बारिश भी वगैरह चल रही है। जो लोग यूपी से होंगे उनको पता होगा, आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस वजह से इस रीजन में पूरा लाइट है ही नहीं। तो यहाँ पर पीपीटी मोड में मैं आपके लिए आज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप एडजस्ट कीजिए। आज मुझे भी काफ़ी दिनों के बाद पीपीटी मोड में आने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, आदत छूट गई है इसकी। ठीक है, लेकिन ठीक है, कंटेंट में कमी नहीं आएगी, पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आज की करंट अफेयर शुरू करें उससे पहले जन्माष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमजेटी एजुकेशन फैमिली की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी आपको जल्द से जल्द सिलेक्शन दिलाएं। क्विक रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर को मनाया गया। साथ ही साथ में अभी हाल ही में सबल योजना शुरू किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने। ये दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए है। और अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में डेंगू से मृत्यु दर के मामले में टॉप पर देश है बांग्लादेश। इसके अलावा कल हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि भारत की वायुसेना जो है ये चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर मेगा सैन्य अभ्यास त्रिशूल आयोजित करेगी। इसके अलावा नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर नवनीत अग्रवाल को। और अभी आईआईटी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने वायु गुणवत्ता के लिए एक कोड नाम से डिवाइस बनाया हुआ है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया इस बार सत्यजीत मजूमदार को। और अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी एक है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया हुआ है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा पा गई है एनसीईआरटी, और 100 टी20 इंटरनेशनल विकेट पाने वाली पहली एसोसिएट महिला खिलाड़ी बन गई हैं थाईलैंड की नाट्या बुचथम। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने रिवीजन किया है। ये कल हम लोगों ने पढ़ा था और 1 मिनट में आपने रिवीजन कर लिया है। अब आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी फ्री में पीडीएफ और फ्री में क्विज भी प्रोवाइड की जाती है। वो दोनों चीज आप एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर पाओगे। गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को जरूर डाउनलोड करके रखो। और हमारी ई बुक्स भी आती है मंथली और ईयरली, तो आप यहाँ से जा करके ले सकते हो। ठीक है, और वीडियो कोर्सेज भी ले सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो दोस्तों, नई दिल्ली में जो भारत मंडपम बना हुआ है ना, भारत मंडपम, जहां पर G20 समिट होस्ट होने वाली है, उसी के जस्ट सामने नटराज जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज मुद्रा में यहाँ पर देखिए नटराज जी की प्रतिमा है, कुछ इस प्रकार से है, और ये भारत मंडपम है जहां पर G20 की समिट होने वाली है। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज जी की प्रतिमा है ये, और यहाँ पर स्थापित की गई है G20 शिखर सम्मेलन के स्थल पर। क्लियर? भारत मंडपम का उद्घाटन अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने इसका किया था उद्घाटन। 28 फीट ऊंचाई इस मूर्ति की है और 20 टन वजनी है। ये अष्टधातु की है। अष्टधातु मूर्ति का क्या मतलब? देखिए, अष्टधातु जो होती है ना, ये 8 धातुओं से बनी हुई मूर्ति होती है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ये तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्ति बनाई गई है, और मूर्तिकार का नाम है राधा कृष्णन इष्टापथी। क्लियर है? तो इनकी टीम ने मिलकर के बनाया है। अच्छा, एक चीज और, G20 शिखर सम्मेलन के बारे में मैं बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। तो आज हम लोग इसका सिर्फ थीम रिवाइज करेंगे और उसके बाद बाकी चीज जानेंगे। थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है ना? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। अच्छा, यहां पर मैं बात करूंगा मूर्ति की। तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहां पर स्थित है और किसकी मूर्ति है, तो आप बताएंगे गुजरात के केवड़िया में है, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है। अगर आपसे कहा जाए स्टैचू ऑफ नॉलेज ये किसकी मूर्ति है, तो आप बताएंगे ये महाराष्ट्र में स्थापित की गई डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति है। अगर आपसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहा जाए तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, और वो हैदराबाद में है। अच्छा, रामानुजाचार्य जी की ही मूर्ति ही एक श्रीनगर में स्थापित की गई है, उसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ पीस। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी और स्टैचू ऑफ पीस दोनों ही मूर्ति रामानुजाचार्य जी की है, लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है हैदराबाद में और पीस है कहाँ पर? श्रीनगर में। इसके अलावा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी पूछा जाए तो आप बताएंगे बेंगलुरु में। देखिए, नोट डाउन करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी पूछा भी गया था क्योंकि कहाँ पर आयोजित होना है पहले से ही चर्चा में रहता है और क्वेश्चन बनता रहता है। तो 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा
ये इस बार जकार्ता होस्ट कर रहा है। जकार्ता यानी इंडोनेशिया की राजधानी, तो ये इसकी मेजबानी कर रहा है। 5 सितंबर को ये शुरू हुआ जकार्ता इंडोनेशिया में। 5 से 7 सितंबर के बीच में ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इस बार की थीम पूछी जाएगी। अभी यूपी SSSC ने इसे पूछा था, आसियान अफेयर्स द सेंटर फॉर डेवलपमेंट, ये इसकी थीम है, आसियान मामले विकास का केंद्र। तो आसियान शिखर सम्मेलन का ये इस बार का थीम रहेगा। ठीक है, जैसे G20 का मैंने अभी बताया, ऐसे ये आसियान शिखर सम्मेलन का थीम है। संस्करण इसका 43वां है। ठीक है, अब देखो आसियान के बारे में जानो। आसियान दोस्तों एक ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो ये साउथ ईस्ट एशियन जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है ना, उनके देशों का ये संगठन है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। बैंकॉक में, थाईलैंड में इसकी स्थापना हुई थी। अब ध्यान रखिएगा, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और बहुत बार गलतियां करते हैं। जैसे अगर पूछा जाए सार्क, तो सार्क भी एक संगठन है ना। सार्क की स्थापना पूछी जाएगी तो आप बताएंगे स्थापना हुई थी ढाका में, लेकिन हेडक्वार्टर इसका है काठमांडू में। ऐसे ही बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन के दौरान, डिक्लेरेशन के थ्रू आसियान की स्थापना की गई थी, और लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो आप जकार्ता बताएंगे। क्लियर है ना। इसकी 10 सदस्य देश हैं। 10 सदस्य देश कौन कौन है? इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, बिल्कुल सही देख रहे हो, इसमें इंडिया नहीं है। और इसके लिए भारत और आसियान देशों के बीच एक रिलेशन बिल्डअप करने के लिए भारत आसियान समिट होती है। आपको अगर याद हो, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, भारत आसियान समिट होती है। आसियान समिट होती है जिसमें आसियान के सभी देश रहते हैं और भारत रहता है। तो इसके दोनों के बीच में एक अलग से समिट होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। महासचिव कौन है वर्तमान में? सेक्रेटरी जनरल काओ किम हॉर्न। क्लियर। अगला, हाल ही में भारतीय खिलाड़ियों के साथ हांगजो एशियाई खेलों का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो एशियन गेम्स जो होने जा रहा है उसमें भारतीय खिलाड़ियों के लिए कहें कि भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन होगा? अमूल होगा। अमूल आप जानते ही हो, दूध की कंपनी है, और इसने टीम इंडिया को स्पॉन्सर करने का यहाँ पर जिम्मेदारी ले ली है। यहाँ पर देखिए ये ओलंपिक का लोगो लगा दिया है, गया है, ये गलत है। कहा जाएगा 2022, हो रहा है 2023 में, ध्यान रखिएगा। सेम वैसे ही जैसे टोक्यो ओलंपिक को हुआ था 2021 में, लेकिन कहा जा रहा था टोक्यो ओलंपिक 2020। ठीक है, तो ये भी 2022 में ही एक्चुअली में होना था, क्योंकि 2018 में पिछला वाला हुआ था, 4 साल के गैप पे होता है। तो 2022 में होने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 इसे पोस्टपोन करना पड़ा 1 साल के लिए। तो ये आयोजित होने वाला है चाइना में। ये कौन सा अंक लिखा है भाई? ये 19 लिखा है। ठीक है ना, तो 19वां संस्करण है, इसे ध्यान रखिएगा, रोमन अंकों में वो लिखा हुआ है। तो अमूल जो है ये स्पॉन्सर करेगा भारतीय टीम को। एक होता है गेम को स्पॉन्सर करना, एक होता है भारतीय टीम को, या फिर जो देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो टीम जा रही होती है उसको रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ पर भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है अमूल। क्लियर। अमूल के अगर बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। ये 2012 के जो लंदन ओलंपिक हुए थे ना, उसमें भी भारत को किया था। उसके बाद से जितने भी बार जो गेम्स होते हैं उसमें भारतीय टीम को ये कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से स्पॉन्सर करता है। ओलंपिक हो, चाहे राष्ट्रमंडल हो, एशियन गेम्स हो, सभी में ये भारतीय दल के लिए ये स्पॉन्सर करने का काम करता है अमूल। फिलहाल गुजरात में इसका मुख्यालय है और इसके संस्थापक वर्गीस कुरियन जी थे। वर्गीस कुरियन, ये आपको याद होगा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक हैं, और इन्हीं की जयंती मैंने आपको बताया था 26 नवंबर। 26 नवंबर जब संविधान दिवस मना रहे होते हैं, उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाते हैं हम लोग। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनकी जयंती होती है डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की। इन्होंने ही भारत में श्वेत क्रांति लाई थी और अमूल स्थापित करके ही लाई हुई थी। ठीक है ना, अमूल की वजह से दुनिया भर में सबसे ज्यादा दूध या कहीं मिल्क का प्रोडक्शन करने वाला देश भारत बन गया है। एशियन गेम्स की बात करें तो एशियन गेम्स इस बार चीन के हांगजो में हो रहा है। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक खेला जाएगा। 19वां इसका संस्करण है एशियन गेम्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है, एशिया की सभी टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं देश। अगला, किसे नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन नियुक्त कर दिए गए हैं राजेश नाम्बियार। कौन? राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम ये हर साल एक चेयरपर्सन एक साल के लिए नियुक्त करती है। अभी तक थे अनंत माहेश्वरी, माइक्रोसॉफ्ट से थे, और अब ये नियुक्त कर दिए गए हैं राजेश नाम्बियार। क्लियर है ना। तो ये वर्तमान में कहां पर है? ये कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो नेस्कॉम का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, अच्छा,
इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नंदन नीलकेणी ये इसके संस्थापक थे। इनका नाम पूछा जा सकता है आपसे। इसका हेडक्वार्टर नोएडा और दिल्ली दोनों जगहों पर है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंग्स का विमोचन किया गया? तो फायर ऑन द गैंग्स का विमोचन किया गया दोस्तों, राधिका अयंगर की पुस्तक है ये। इसका अभी विमोचन किया गया है। राधिका अयंगर ने ये लिखा हुआ है पुस्तक, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो फायर ऑन द गैंग्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पूरी पुस्तक का नाम अगर बात करें तो फायर ऑन द गैंग्स लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, हार्पर कॉलिंस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। राधिका अयंगर ये जानी मानी पत्रकार हैं और इनको पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रेड इंक पुरस्कार भी मिल चुका है 2018 में। साथियों, आज जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि यहाँ पर लाइट वाली इशू है, तो यहाँ पर जल्द से जल्द वीडियो रिकॉर्ड करके आपको एडिट करके देना है, नहीं तो लैपटॉप भी डिस्चार्ज हो जाएगा, वीडियो भी नहीं बन पाएगी। इस वजह से बहुत ज़्यादा रिवीजन पॉइंट नहीं लिया गया है। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी को आज, ठीक है। लेकिन कल से फिर से आपको वैसे ही डिटेल जैसे आपको रिवीजन पॉइंट दिया जाता था वो दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर बुक आया था तो बहुत सारी बुक बताई जा सकती थी, लेकिन आज थोड़ा जल्दी में इसको रिकॉर्ड करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पूरे एरिया में डिस्टर्बेंस चल रही है लाइट की। चलिए तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो कि भारत में आयोजित होने वाला है, इसका प्रायोजक या कहे स्पॉन्सर महिंद्रा एंड महिंद्रा होने वाला है। तो महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक कंपनी है भारत की, आप जानते हो। महिंद्रा थार तो आप सुने ही होंगे, ठीक है। स्कॉर्पियो, बोलेरो सब इन्हीं की गाड़ी है। तो फिलहाल ये स्पॉन्सर कर रहे हैं इस बार। और साथ ही साथ एसोसिएट ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर कौन है? स्टार स्पोर्ट। और को पावर्ड डिजिटल स्ट्रीमिंग स्पॉन्सर कौन है? डिज्नी और हॉटस्टार। मतलब कि डिजिटल स्ट्रीमिंग के लिए आपको डिज्नी हॉटस्टार पर जाना होगा, और अगर टीवी में वगैरह में देखना चाहते हो, ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू देखना चाहते हो मैच, तो आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क को देखना होगा टीवी में, ठीक है ना। तो ये तो हुए ब्रॉडकास्टिंग और स्ट्रीमिंग पार्टनर। ऐसे ही महिंद्रा जो हुआ ये हुआ स्पॉन्सर करने वाला, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था ना एक बार कि टाइटल स्पॉन्सर टाटा आईपीएल होता है, जैसे टाटा आईपीएल का स्पॉन्सर है वर्तमान में, ठीक है ना। आईपीएल का स्पॉन्सर पूछा जाएगा तो आप टाटा बताएंगे। ऐसे ही अब महिंद्रा का नाम लेंगे आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए, ठीक है। तो ये वर्ल्ड कप आपको पता है अक्टूबर में आयोजित होने जा रहा है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। भारत अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। कब 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। 2 बार ओडीआई वाला जीत चुका है। पिछली बार वाला जो हुआ था ये 2019 वाला, उसको इंग्लैंड ने जीता था। अब तक सबसे ज्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 5 बार, ठीक है। ये सारे फैक्ट सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा, 5 शतक, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इस चीज के बारे में भी यहाँ जो मैंने बोला ये सारी डिटेल्स लिखी हुई है, आप देख सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बारे में बात करें तो 1945 में ही ये स्थापित हुई थी कंपनी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में चेयरमैन है आनंद महिंद्रा। क्लियर। अगला, अच्छा एक चीज और, अगस्त महीने की ई बुक आ चुकी है और आप जानते हो अब नए फॉर्मेट में आती है। 350 प्लस क्वेश्चंस का स्टोर रहता है आपके पास, चैप्टर वाइज। वो भी मतलब जैसे स्पोर्ट का आया तो स्पोर्ट के सारे क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, Q&A मोड में विद एक्सप्लेनेशन ही है। मतलब कि क्वेश्चन रहेगा, उसका ऑप्शन रहेगा, उसके नीचे उसका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा, और उसके बाद नीचे स्टैटिक जीके और रिवीजन पॉइंट्स भी रहेंगे। तो पूरा डिटेल ये ई बुक है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप जो भी भाषा में सुटेबल समझे इसको जाकर के ले सकते हैं। जिनको सैंपल देखना है कि ई बुक कैसी होती है, किस प्रकार से आती है, वो पिछले महीने का जुलाई महीने का फ्री किया गया है। वो ₹2 ट्रांजेक्शन चार्ज दे करके उसे ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जुलाई महीने का लीजिएगा और सैंपल के लिए, और अगर जो लोग जुलाई महीने का लिए थे पिछली बार वो लोग अगस्त का जाकर के ले सकते हैं। इसके लिए आपको ₹20 ही पे करने होंगे, ठीक है। इतना ज्यादा डिटेल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार ई बुक लेकर के जरूर देखिए आप, सभी एग्जाम्स के लिए ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको मिलेगी कहाँ पर? MZT ऐप पर मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ MZT ऐप पर। आपको जाना है बेस्ट ई बुक सेक्शन में और वहीं से आगे बढ़ते जाना है। अगर इंग्लिश में लेना है तो इंग्लिश में, हिंदी में लेना है तो हिंदी की तरफ बढ़िएगा। आगे, किस महारत्न कंपनी ने हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट इन इंडिया सम्मेलन आयोजित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक ग्रीन हाइड्रोजन पर पायलट इन इंडिया पर सम्मेलन आयोजित किया। कहां पर? नई दिल्ली में। आप जानते हो हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, यानी भविष्य का ईंधन कहते हैं। दुनिया भर के लोग हाइड्रोजन ईंधन के इस्तेमाल की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में दोस्तों एक तो 2 खासियत होती है। एक तो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है, और दूसरा ये कि ये कार्बन का एमिशन नहीं करता है, ना के बराबर करता है। इसलिए दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं हाइड्रोजन ईंधन को ज्यादा से ज्यादा यूज करने में। तो आप सोचोगे अभी तक क्यों नहीं यूज हो रहा था?
तो पहली लाइन याद रखिए, मैंने बताया आपको कि बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। तो ये इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है कि इसको कंट्रोल भी करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ काम है। तो आज तक हमारे साइंटिस्ट लोग जो है ना, वो कंट्रोल करने की क्षमता विकसित नहीं कर पाए थे। धीरे धीरे अब वो क्षमताएं विकसित हो रही, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे अब हाइड्रोजन ईंधन को यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली पहली ट्रेन कौन चलाया? तो आप बताएंगे जर्मनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा देश कौन बना? तो चीन बना था दूसरा देश हाइड्रोजन ईंधन से ट्रेन चलाने वाला। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए एनटीपीसी के बारे में। नई दिल्ली में ये ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर एक सम्मेलन किया हुआ है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा सके, इसको इनोवेशन को लेकर के लोग फोकस्ड हो सके। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। गुरदीप सिंह जी इसके महानिदेशक हैं। अगला, किस कंपनी ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्रेन रोबोटिक्स एक हैदराबाद स्थित कंपनी है। इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेटेड एक एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया हुआ है। नाम रखा है इसका इंद्रजाल। अब समझिएगा ये करेगा क्या। देखिए ये एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। एंटी ड्रोन तो मतलब आप समझ में आ गया आपको कि ड्रोन का ये एंटी होगा। जो ड्रोन उड़ते हैं ना, ड्रोन जो हैं वो कभी कभी घातक कामों के लिए भी उड़ाए जाते हैं। जैसे मान लो दुश्मन के द्वारा कोई निगरानी करना हो, या फिर कुछ गोले बारूद गिराना, या छोटी मोटी कुछ भी घटनाएं करनी हो, तो इसके लिए भी किए जाते हैं। या बॉर्डर एरिया में जो बेस कैंप वगैरह होते हैं वहां पर भी निगरानी रखने के लिए जो दुश्मन देश हैं वो ड्रोन्स उड़ाते हैं। तो ये जो एंटी ड्रोन है सिस्टम है ना, ये क्या करेगा, उन ड्रोन्स को उस एक निश्चित पार्टिकुलर एरिया में जितने भी ड्रोन्स आ सकते हैं उन सबको डिटेक्ट करेगा और वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है ना, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये काम होगा ये, और ये सबसे ज्यादा मतलब इसका इतना वाइड रेंज है कि ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे वाइड रेंज वाला बताया जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि एआई ऑपरेटेड एंटी ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, नाम है इसका इंद्रजाल। ओके, तो इससे फायदा क्या होगा कि हमारे जो परमाणु प्रतिष्ठान है, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं या फिर जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह भी रखे हुए हैं, ठीक है, ये सब जगहों को बड़े बड़े जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जगह हैं, उन सबको सिक्योर किया जा सकेगा जिससे कोई ड्रोन अटैक ना कर सके। ठीक है, तो ये काउंटर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, सबसे बड़ा एकमात्र व्यापक क्षेत्र वाला, CUAS भी कह सकते हैं। इंद्रजाल नाम है इसका। अगला, हाल ही में किस भारतीय को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति का सदस्य चुना गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में लोकेश सूजी जो है ना, ये इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं। पहले भारतीय बने हैं। जब भी पहले आ जाए तो समझिएगा कि वो क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया है इंपॉर्टेंट ऑलरेडी। ये हैं लोकेश जी, ठीक है ना, ये इशारा भी कर रहे हैं इनकी तरफ। तो ये लोकेश सूजी हैं और इनको अभी हाल ही में IESF यानी कि इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन का समिति का सदस्य चुना गया है, वो भी 3 साल के लिए। ये भारतीय खेल महासंघ यानी कि ई स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। साथ ही साथ एशियाई ई स्पोर्ट फेडरेशन की ये उपाध्यक्ष भी हैं। ठीक है ना, तो वहां के उपाध्यक्ष हैं एशिया में, और यहाँ पर देखो डायरेक्टर हैं भारत में, और विश्व में इनका स्थान आ गया है क्या, सदस्य के रूप में। ठीक है, तो इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन की बात करें तो 2008 में स्थापित हुआ था। दक्षिण कोरिया के बुसान में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं व्लाद मैरिनेस्को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन शुरू किया? तो दोस्तों शिक्षा मंत्रालय ने, या कहें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में मालवीय मिशन शुरू किया है। ये मालवीय मिशन जो है ना, ये टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यानी ये टीचर्स के लिए है, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। तो टीचर्स को ट्रेन करने के लिए इन्होंने शुरू किया है, शिक्षा मंत्री हैं, और UGC के सहयोग से ये ऑपरेट किया जाएगा। यहाँ पर देखो आप आर्टिकल आपको मिल जाएगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस द मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC, इसी के सहयोग से ये किया जाएगा। और शुरुआत में इसे 15 लाख टीचर्स को ट्रेन करने के पर्पज से शुरू किया जा रहा है। क्लियर है ना, तो शिक्षा कार्यक्रम, शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके जिससे, और टीचर्स लोग जो हैं वो ट्रेन हो सके, इसके लिए ये शुरू किया गया है। अभी शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया था, NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। इसके अलावा कक्षा 7 की पुस्तक में राष्ट्रीय युद्ध के स्मारक नाम से चैप्टर्स ऐड कराए थे। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आज के दिन से बनने वाले।
आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। एमजेटी एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहां पर फ्री में आपको पीडीएफ, क्विजेज और लेटेस्ट अपडेट भेजे जाते रहते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में ये करंट अफेयर भी आप वहां पर पा पाओगे, जिससे आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो करंट अफेयर का, ठीक है। और पुरानी पीडीएफ बहुत सारी पड़ी हुई हैं हर एक सब्जेक्ट की, आप डॉक्यूमेंट फोल्डर में जाकर के सारा कुछ डाउनलोड कर लीजिए अपने यूज के हिसाब से। लास्ट डे मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपसे कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो उसका संबंध है फुटबॉल से। दूसरा क्वेश्चन था मेरा, कोटक महिंद्रा बैंक के अंतरिम आधार पर एमडी और सीईओ कौन बनाए गए हैं, तो वो बनाए गए हैं दीपक गुप्ता। आज आपको बताना है आईआईटी मद्रास ने समुद्र की तरंगों से बिजली पैदा करने वाला डिवाइस बनाया है, इसका क्या नाम है, बताइएगा जरूर। कल मैंने आपको बताया था, बहुत ही फोर्सफुली करके कहा था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल सार्वजनिक क्षेत्र की निम्न में से किस श्रेणी की कंपनी है। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में भी जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले दिन की वीडियो में, और अगर आप ई बुक लेना चाहते हो तो एनजेटी ऐप पर जाकर के ई बुक जरूर एक बार लेकर के देखिए। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।